वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा गांधी जी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी। ठीक है, तो हम 1940 की बात करेंगे तो 1940 ईस्वी में जो है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा? 53rd अधिवेशन हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? ये रामगढ़ में हुआ था। ठीक, इसके जो प्रेसिडेंट थे ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही रहा है। नंबर वन फैक्ट इनके बारे में। दूसरा है कि 1940 के पहले भी जो है ये एक बार और प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, और उस समय जो है ये सबसे युवा जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा जो प्रेसिडेंट थे वो भी किनका नाम जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाता है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन यहां लेकिन क्या है? डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है यहां पर कि 1940 में जो है ताना भक्तों द्वारा गांधी जी को कितने रुपए की थैली दी गई। तो गांधी जी के जो है ताना भगत काफी प्रिय शिष्य थे। ठीक है, जब गांधी जी जो है झारखंड आए थे रामगढ़ अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है, तो कब आए थे? 1940 में जब आए थे। ठीक, तो ताना भगत जो है कहां से? पलामू से चलकर गांधी जी से मिलने के लिए आए थे। ठीक है, तो वहां पर उनको जो है 400 रुपए की एक थैली भेंट स्वरूप दी गई थी। क्वेश्चन आएगा कि यदि गांधी जी कितने बार झारखंड आए थे, तो गांधी जी कुल जो है 12 बार झारखंड आए थे। ठीक है, अब देखिए इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे जब जब गांधी जी झारखंड आए तो इनको जो है देश के लिए जो है अनुदान की राशि दी गई। ठीक है, जैसे पहले जो है 1300 रुपए के एक जब आए थे 1925 में, तो 1300 रुपए की राशि दी गई थी, और ये राशि जो है सेंट कोलंबस कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा दिया गया। सेंट कोलंबस कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया। 1925 में एक इनको अनुदान की राशि कितना मिली? 5000 रुपए मिली। और किसके द्वारा मिला? टाटा वर्कर्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स के द्वारा इनको 1300 रुपए की राशि दी गई। फिर जो है 400 रुपए की राशि ये दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारी राशि दी गई थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बिरसा के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी कौन थी? यहां पर छूट गया, यहाँ मानकी मुंडा। यहाँ क्या होगा? मानकी मुंडा कौन थी? तो मानकी मुंडा जो है गया मुंडा की पत्नी थी। इनका काफी योगदान रहा है बिरसा मुंडा के आंदोलन में। गया मुंडा जो है ये बिरसा आंदोलन के इंपॉर्टेंट पार्ट थे, और जब गया मुंडा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मानकी मुंडा ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाती है। ठीक है, सोमा मुंडा जो है ये कौन है? जो सोमा मुंडा दिए गए हैं ये जो धार्मिक से धर्म से रिलेटेड जो भी जो इसमें इस आंदोलन में धर्म से रिलेटेड जो भी प्रभार थे ये किसके ऊपर थे? सोमा मुंडा के ऊपर। ठीक है, जितने भी धार्मिक कार्य थे वो सोमा मुंडा के ऊपर जो है ये था। तो देखिए मानकी मुंडा किनकी पत्नी थी? गया मुंडा की जो है पत्नी थी। ठीक है, अब ये बिरसा जो आंदोलन है, बिरसा आंदोलन जो है ये कब से कब तक चला था? बिरसा आंदोलन, और बिरसा आंदोलन को जो है हम लोग उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उलगुलान आंदोलन ये जो है 1895 से स्टार्ट हुआ और 1900 तक चला था। ठीक है, बिरसा मुंडा को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है।
बिरसा मुंडा को कहीं पर जो है धरती आबा के नाम से जाना जाता है, विश्व पिता का अवतार बोला जाता है। और इन्होंने जो है, बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में जो है खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। ठीक है, खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। सिंगबोंगा मतलब सूर्य के समान। ठीक है, सिंगबोंगा जो है प्रमुख देवता है और वो सूर्य के समान है। क्योंकि उनको जो है भीड़ इकट्ठा करना था, तो भीड़ इकट्ठा तो जनरली धर्म से अगर रिलेटेड कुछ बात किया जाए तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। तो उन्होंने सिंगबोंगा का सहारा लिया था, जिससे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और उनको जो है, उनको समझाने में कि अंग्रेज उनके साथ क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैसे उनसे बचना है, कैसे लड़ाई करना है, कैसे अपना जो है ठीक है, तो जितना भी प्रॉब्लम्स है वो धर्म का सहारा लेके उनको जो है संबोधित किया करते थे। ये क्या, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया। तो ये कब जिला का निर्माण किया गया, 30 नवंबर 1856 को। अब संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह का जो स्टार्टिंग होता है ये कब होता है, ये 30 जून को होता है। 30 जून को होता है, कब, 1855। ठीक है, 30 जून 1855 को स्टार्ट होता है। 30 जून ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 जून जो है संथालों के द्वारा हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून, और इसी संथाल विद्रोह को याद किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो संथाल विद्रोह है ये कब से कब तक चला था। तो संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1855, 1800 जो है 56 तक ये चला था। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको जो है खूनी विद्रोह बोलते हैं, हूल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, इसको मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो है संथाल विद्रोह को अलग अलग नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह को क्या, खूनी विद्रोह कहा जाता है, खूनी विद्रोह। इसके अलावा जो है इसको मुक्ति आंदोलन कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसको हूल विद्रोह भी बोलते हैं। और इनके जो मुख्य नेता थे ये कौन थे, सिद्धो कानू चांद भैरव, और दो लेडी भी इनमें शामिल थी, फूलो झानो। ठीक है, तो ये कब से इसका करेक्ट आंसर होगा 30 नवंबर 1856 को जो है संथाल विद्रोह के बाद, ठीक है, नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, पहले जो है जो दामिने को संथाल परगना राजमहल वाले क्षेत्र में आता है, और संथाल और दामिने को का जो है नाम परिवर्तन करके संथाल परगना कब किया गया था, 30 नवंबर 1855 को किया गया था। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 नवंबर 1856। नॉन रेगुलेशन इसको बनाया गया अलग नाम का जिला, मतलब इसको नॉन रेगुलेटेड जो एरिया घोषित किया गया था। कब, 30 नवंबर 1856 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश निम्न में से किस विद्रोह का जो है प्रमुख नारा था। तो जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश ये संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। एक तो पहला ये नारा हो गया। जो दूसरा नारा क्या था, करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो किसका नारा है, गांधी जी का। इसमें जोड़ देंगे हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों, करो या मरो अंग्रेजों, हमारी माटी छोड़ो। ठीक, तो ये किसका नारा हो जाएगा, ये संथाल विद्रोह का एक इंपॉर्टेंट नारा है। तो दो नारा हो गया, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश, और दूसरा नारा क्या हो गया, करो या मरो अंग्रेजों, हमारी माटी छोड़ो। ये दोनों जो है किससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड है,
संथाल विद्रोह से। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर जो है कोल विद्रोह दिया गया है, तो कोल विद्रोह भी जान लीजिए 1831 से 32 तक कोल विद्रोह चला था। 1831 से 32 तक जो है कोल विद्रोह चला था। इसमें जो मेन थे, मेन जो है मुंडा जनजाति थे। जो स्टार्ट किया गया था ये मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें बाद में क्या आ गया, चेरो आ गया। ठीक है, इसमें जो है चेरो लोग भी आ गए, यानी कि जो पलामू में रहते थे। फिर क्या, खरवार भी आ गए, इस विद्रोह में शामिल हो गए खरवार लोग भी। फिर क्या, हो भी शामिल हो गए, फिर भूमिज भी शामिल हो गए। ठीक है, यानी कि मेनली जो थे, और उरांव भी शामिल हो गए ये लोग, लेकिन बाद में शामिल हुए थे। तो पहले जो एक्चुअल में कोल विद्रोह चलाया गया था ये मुंडाओं के द्वारा चलाया गया था, और इसमें बाद में हो जनजाति शामिल हो गई, भूमि शामिल हो गई, उरांव शामिल हो गया, चेरो खरवार ये सभी जो है शामिल हो गया। तो 1831 से लेके 32 तक जो अ, चला था ये कौन था, कोल विद्रोह था। और कोल विद्रोह को जो है भारत का पहला जनजातीय विद्रोह को जो है संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था, तो ये क्या हो जाएगा, जनजातीय विद्रोह कौन सा था, कोल विद्रोह था। ठीक है, और ये जो कोल विद्रोह फैला था ये कहाँ कहाँ फैला था, एक छोटा नागपुर खास में फैला था। फिर कहाँ पर, एक मानभूम में फैला था। ठीक है, मानभूम में, और सिंहभूम में, मानभूम सिंहभूम, और कहाँ पर, पलामू में। ये कोल विद्रोह का छोटा नागपुर खास हो गया। ठीक है, फिर मानभूम हो गया, फिर सिंहभूम हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर खास में नागवंशों का शासन था, मानभूम में किसका शासन था, आप कमेंट कीजिए। फिर सिंहभूम में हो जनजाति का शासन था, और पलामू में चेरो लोगों का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। देखिए क्वेश्चन जो है, भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा कार्ल मार्क्स के द्वारा किसको दी गई है। ठीक है, तो किसको दिया गया है, संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को जो है भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा। और हमने पढ़ा कि भारत का पहला जनजातीय विद्रोह, भारत का पहला जनजातीय विद्रोह, कंफ्यूजन नहीं करना है, ये क्या है, जनजातीय विद्रोह कौन सा कहलाता है, कोल विद्रोह। लेकिन प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया है, संथाल विद्रोह को, क्योंकि इसमें बहुत सारे जनजाति जो है, ठीक है, सॉरी, कोल विद्रोह में बहुत सारे जनजाति जो है मिलकर ये किया गया था, और अधिक लोग जो है संथाल विद्रोह में शामिल हुए थे, इसलिए जन क्रांति की संज्ञा, और भारत में ये लगभग जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, इसलिए कार्ल मार्क्स ने इसको भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, एक बात कहते हैं कि ये जो कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह जो है ये हजारीबाग में नहीं फैला, क्योंकि वहां पर रामगढ़ छावनी थी, और इसी कारण से कोल विद्रोह हजारीबाग में क्या होता है कि नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोल विद्रोह इनमें से किसमें, किस जो है क्षेत्र में नहीं हुआ। आपको दे देगा छोटा नागपुर खास, पलामू दे देगा, मानभूम दे देगा, और फिर सिंहभूम दे देगा। तो इन चारों में हुआ है, लेकिन अगर हजारीबाग देगा तो हजारीबाग में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है रामगढ़ छावनी थी। ठीक है, अंग्रेजों का ये छावनी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पातर महली का मुख्य पेशा क्या है। ठीक है, पातर महली का मुख्य पेशा क्या है, तो पहले जान दिए महली क्या चीज होता है। तो महली एक ट्राइब होता है, और महली ट्राइब को जो है हम लोग शिल्पी ट्राइब के नाम से भी जानते हैं। महली ट्राइब को जो है हम लोग शिल्पी ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं। शिल्पी ट्राइब्स मतलब शिल्पकार,
और ये बांस कला में काफी निपुण होते हैं। बांस कला यानी बांस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। ठीक है, तो बांस कला में ये काफी निपुण होते हैं। ठीक है, देखिए जो महली होती है प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो ये किस में आता है, द्रविड़ में आता है। ठीक है, ये जो है प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ में आते हैं, और द्रविड़ में बहुत सारे हैं। द्रविड़ में जैसे राजपूत भी है, सदान भी है। तो ये जो है द्रविड़ के अंदर किस में आते हैं, सदान में आते हैं। और सदान की बात करें तो टोटल 7 होते हैं सदान, और सदान में एक जो है महली भी सदान होता है। ठीक है, तो प्रजातीय दृष्टि से किसमें, द्रविड़ में आते हैं। द्रविड़ में भी कौन, सदान में। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया, इसमें और सारे फैक्ट हैं। ठीक है, और फैक्ट इसमें क्या है देखिए। अब इनकी भाषा की बात करते हैं। तो भाषा क्या होता है, महली हो गया। तो भाषा क्या होती है, महली भाषा बोलते हैं। भाषा इनका महली ही था, लेकिन ये भाषा क्या हो गया, अब विलुप्त हो चुका है। और ये जो है अब क्या बोलते हैं, सदानी, चूंकि सदान में है तो सदानी भाषा बोलते हैं, या कहीं कहीं पर जो है ये हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, सदानों की भाषा, तो सदानों की भाषा कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। तो सदानी भाषा में ये 4 भाषा आते हैं। पहला कौन सा आ गया, खोटा आ गया। दूसरा क्या हो गया, नागपुरी हो गया। तीसरा क्या हो गया, पंचपरगनिया हो गया। और चौथा क्या हो गया, कुरमाली हो गया। तो इन चारों भाषा में से कोई अगर एक भाषा बोला तो ये सदानी परिवार का भाषा है। ठीक है, तो देखिए ये जो सदानी आती है या फिर ये जो माहली भाषा है, तो माहली भाषा जो है किसका भाषा है, भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक है, या उसको ऑस्ट्रिक बोल सकते हैं, या मुंडारी भाषा परिवार की भाषा है। कौन सा, माहली। तो माहली जो है ये जो भाषा है क्या हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया, या फिर एशियाटिक हम बोलेंगे, या फिर मुंडारी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मुंडारी भाषा परिवार कहा जाता है, भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब क्या, ये तो हो गया। अब देखिए मेन फैक्ट हो गया कि इसमें जो एक भाषा वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है, रिजले। तो रिजले के अकॉर्डिंग जो है ये महली जो जनजाति है उसको 5 उपजाति में बांट सकते हैं। रिजले के अकॉर्डिंग जो है 5 जो है उपजाति होती है किसकी, महली की। ठीक है, ये देखिए पहला हो क्या हो गया, पहला हो गया बांस फोड़ महली, बांस फोड़ महली। तो बांस फोड़ महली जो है ये शिल्पकला की करते हैं, ये बांस से रिलेटेड ही वर्क करते हैं, बांस की जो है टोकरी बनाने का काम करते हैं बांस फोड़ महली। ठीक है, बांस की टोकरी बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा क्या होता है इसके अलावा, सेकेंड दूसरा हो गया पातर महली। ठीक है, पातर महली। तो पातर महली का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है, खेती होता है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है, खेती होता है। और कहाँ पर ये रहते हैं, तमाड़ क्षेत्र में। ये रांची के नजदीक है तमाड़ क्षेत्र, तो वहीं पर कौन रहते हैं, पातर महली रहते हैं। और ये बांस से रिलेटेड भी कार्य करते हैं कभी कभी, और मुख्य जो इनका कार्य होता है ये क्या होता है, खेती होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 तो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा जो टाइप होता है इसको भी डिस्कस कीजिए। तीसरा जो होता है सुलंकी। ठीक है, सुलुंकी या सुलुकी भी कभी भी बोलते हैं। तो ये भी महली का प्रकार है, सुलुकी महली। और ये जो कार्य करते हैं क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं।
प्लस मजदूरी का भी कार्य करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो चौथा जो होता है, चौथा होता है तांती मैली, तांती महली। और ये क्या करते हैं कि शादी ब्याह में जो है पालकी ढोने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखिए तांती महली जो है ये क्या करते हैं, शादी ब्याह में पालकी ढोने का कार्य करते हैं। और एक महली है, पांचवा महली कौन सा हो गया, पांचवा टाइप हो गया महली का, कौन सी, माहली मुंडा। इसको क्या बोलते हैं, माहली मुंडा। और माहली मुंडा जो है ये खेती करते हैं प्लस मजदूरी करते हैं। यानी कि जो सोलंकी मुंडा करते हैं सेम टू सेम माहली मुंडा के जैसा ही, खेती प्लस मजदूरी, खेती के साथ साथ ये मजदूरी का भी कार्य करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि पातर महली का मुख्य पेशा क्या है, तो पातर महली का मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। ठीक है, और कभी कभी ये जो है बांस का भी कार्य करते हैं। चूंकि महली है इनका मुख्य काम तो बांस है, लेकिन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी पर ये जो है खेती भी कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कौन सा जैविक उद्यान IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया था। तो IUCN प्रोग्राम के तहत जो 1987 में कौन सा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो ये हो जाएगा मगर प्रजनन केंद्र रुक्का रांची, रुक्का रांची। तो ये जो है मगर प्रजनन केंद्र है और कहाँ पर है, रुक्का रांची में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पर है, ये रांची में है। रांची में कहाँ पर, और मांझी में। ठीक है, और मांझी में है, रांची में कहाँ पर है, और मांझी में। और ये जो है कब बनाया गया था, ये उद्यान 1954 में बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था। कहाँ पर, सफी नदी के तट पर। ठीक है, नदी का नाम क्या है, सफी नदी के तट पर जो है बिरसा जैविक उद्यान आपको देखने को मिलेगा। फिर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है, ये बोकारो में है। ठीक है, कहाँ पर है, बोकारो में है। और ये बिरसा मृग बिहार काला माटी, ये मोटरी नहीं होगा, काला माटी खूंटी। और ये जो है सांभर व चीतल का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। क्या है, सांभर हो गया प्लस क्या हो गया, चीतल हो गया। ठीक है, चीतल हो गया का संरक्षण केंद्र है ये। इनको बचाने के लिए जो है बिरसा मृग विहार जाना जाता है। और प्लस ये जो है हिरन प्रजनन हेतु, यानी कि हिरन को प्रजनन करने के लिए जो इनको आवास चाहिए वो आवास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास, हेतु प्राकृतिक आवास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंबेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान पर है, तो कहां पर है, ये सिल्ली में है। ठीक है, और सिल्ली जो है किसके नजदीक है, ये रांची के नजदीक है। ठीक है, रांची में और भी सारे पार्क हैं। रांची में देखिए ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है, ऑक्सीजन पार्क भी रांची में आता है। ठीक है, फूल पार्क फ्लावर पार्क कहाँ पे है, फ्लावर पार्क जो है ये भी रांची में है। अभी हाल में ही फ्लावर पार्क खुला है, फ्लावर पार्क। ठीक है, फूल का पार्क है, ये भी कहाँ है, रांची में ही है। ठीक है, देखिए फिर क्या हो गया, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में कौन सा पार्क है, जमशेदपुर में कौन सा पार्क है, तो जमशेदपुर में एक तो हो गया जुबली पार्क है। ठीक है, जुबली पार्क है जो कि टाटा संघ के द्वारा जो है चलाया जाता है, टाटा के द्वारा जो है चलाया जा रहा है इसको। जुबली पार्क है कहाँ पर, ये हो गया जमशेदपुर में। ठीक है, फिर देखिए हजारीबाग में कौन सा पार्क है, ये कहाँ पर हो गया, जमशेदपुर में।
जुबली पार्क, और टाटा के संघ के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है? सिद्धू कान्हू पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है? ये दुमका में है। फिर जो है शहीद निर्मल महतो पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क, ये कहाँ है? शहीद निर्मल महतो पार्क ये हो गया हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, देखिए ये जो जुबली पार्क तो एक है ही, इसके साथ ही जमशेदपुर में और एक पार्क है जिसका नाम क्या है? घोड़ा बंधा पार्क, घोड़ा बंधा थीम पार्क, घोड़ा बंधा थीम पार्क, थीम पार्क। और ये भी कहाँ पड़ता है? ये जमशेदपुर में पड़ता है। जमशेदपुर में जुबली पार्क भी है और घोड़ा बंधा थीम थीम पार्क भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अंबेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान में है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई? तो झारखंड गठन के बाद जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई? 2001 में किया गया। उसके बाद जो सेकेंड औद्योगिक नीति आई थी, ये कब आई थी? 2012 में आया। ठीक है, तो थर्ड वाला औद्योगिक नीति आया, ये कब आया? 2016 में आया था। ठीक है, 2016 में आया था। और फिर जो फोर्थ वाला आया है और अभी रिसेंटली जो है 2021 का औद्योगिक नीति है, और ये कितना 5 इयर्स के लिए जो है वैलिड है, 5 साल के लिए जो है ये प्रभावी होगा। ये जो औद्योगिक नीति होगा 5 साल के लिए प्रभावी होगा। देखिए 2012 वाले में जो है कितने 16 जो है टारगेट्स थे, कुल जो है इसमें कितने टारगेट थे? 16 जो है लक्ष्य थे इसमें। ठीक है, अब इसमें जो 2021 वाला में है, इसमें टेक्सटाइल अपरेल्स मतलब जो कपड़े से रिलेटेड वर्क है, इसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एग्रो फूड है, मीट प्रोसेसिंग जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि को जो है प्राथमिकता दी गई है 2021 में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की जो स्थापना कब की गई थी? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कब किया गया था? ये 17 सितंबर 1992 इसमें किया गया था। और किससे किया गया था? रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर, रांची जो है विश्वविद्यालय से अलग होकर, विद्यालय से अलग होकर जो है अलग होकर, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? ये हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग को जैसे नाम से ही पता है हजारीबाग, ठीक है, 1000 फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है। हजारीबाग को जो है 1000 फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, 1000 गार्डन, 1000 गार्डन। ठीक है, फ्लावर नहीं, हजारीबाग को 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 17 सितंबर 1992 हुई थी और रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी। अभी रांची विश्वविद्यालय कब बना था, किस ईयर में बना था? रांची विश्वविद्यालय जो है ये 12 जुलाई 1960 को बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो नाम है ये संत विनोबा के नाम पर रखा गया है। इसका तो सही आंसर पता चल गया। तो देखिए
क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है। जो विनोबा भावे का जो नामकरण किया गया था, ये संत विनोबा भावे के नाम पर हुआ था। नामकरण जो हुआ था किसके नाम पर हुआ था? संत विनोबा भावे। ठीक है, संत विनोबा भावे के नाम पर हुआ था। ठीक है। अब जो है ये संत विनोबा विनोबा संत विनोबा भावे को जो है ये जो है भूदान आंदोलन का जो है जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। संत विनोबा भावे को जो है भूदान आंदोलन का जो है जन्मदाता मिला है, और इसी कारण से जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है 67 एकड़ की जमीन जो है भूदान दी गई थी। जमीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया? ठीक है। यानी कि छोटा नागपुर बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ठीक है। 1854 ईस्वी में जो है ऐसा किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम बार बाघ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, इसको क्या बोल सकते हैं? बाघ परियोजना मतलब हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो बनाया गया था 21 ईस्वी में बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था, और लॉन्चिंग जो इसकी की गई थी फर्स्ट टाइम कहां पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है फर्स्ट टाइम जो है इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तभी जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये इंदिरा गांधी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। कहां पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है, देखिए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये इसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये जो बाघ परियोजना बनाया गया था, इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, जो बाघ परियोजना लॉन्च किया गया था, इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। और कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसको दी जाती है? कैलाश सांगला को। और भारत में जो पहला बाघ परियोजना बना था उसका जो प्रथम डायरेक्टर था, इसी कैलाश सांगला को बनाया गया था। ठीक है। तो देखिए भारत में जो ये बाघ परियोजना बनाया गया था, ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है ये बनाया गया था। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में 72 तो एक्ट बना था, 73 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ठीक है। ठीक। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को कौन रेगुलेट करता है?
ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये एक संघ है जिसको क्या बोल सकते हैं? एनसी एनटीसीए एनटीसीए। तो एनटीसीए मतलब क्या हो गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण समिति द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसी के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है संचालित किया जाता है भारत में। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, अभी जो है भारत में कुल कितने अभयारण्य है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर? 54 अभयारण्य है। ठीक है, पूरे भारत में इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो है 54 अभयारण्य है। और झारखंड में कौन सा है? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क का कुछ एरिया को लेकर ही जो है पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो बेतला इसमें भी बेतला नेशनल पार्क में भी इस प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें तो बहुत सारा हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लाल बाबू के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? लाल बाबू जो है राधा कृष्ण क्या है? एक हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं और इनको लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर होता है? ये रांची में इनका जन्म होता है। रांची में कहाँ पर? अपर बाजार में। ठीक है, अपर बाजार में। ठीक, ये देखिए, ये जो लाल बाबू थे यानी कि राधा कृष्ण थे, ये प्रेमचंद्र के जो है बहुत ही चहेते थे। इसलिए लाल बाबू को जो है दूसरा नाम क्या है कि हिंदी साहित्य का दूसरा प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। इनको जो है हिंदी साहित्य का दूसरा प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य का दूसरा प्रेमचंद्र ये भी बोल सकते हैं, प्रेमचंद्र इनको कहा जाता है। यानी एक तो लाल बाबू नाम हो गया, दूसरा क्या हो गया? हिंदी साहित्य का प्रेमचंद्र। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया? ये जो रामदयाल मुंडा है, ठीक है, देखिए रामदयाल मुंडा को झारखंड के टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामदयाल मुंडा को क्या बोलते हैं? झारखंड का टैगोर, झारखंड का टैगोर के नाम से भी जाना जाता है रामदयाल मुंडा। दूसरा क्या हो गया? महुआ मांझी। तो महुआ मांझी जो है ये क्या है? ये एक नेत्री है। महुआ मांझी जो है एक नेत्री है और ये जेएमएम से रिलेटेड है। इसके साथ ही जो है हिंदी के उपन्यासकार भी है। हिंदी में जो है उपन्यास भी इनका एक फेमस हुआ था। हिंदी का एक जो है इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट उपन्यास है, हिंदी का उपन्यास है जो क्वेश्चन में काफी पूछा भी गया था। तो क्या? मरांग मरांग गोडा गोडा नीलकंठ। देखिए नीलकंठ का हिंदी ऐसे होगा, नीलकंठ हुआ, मरांग गोडा नीलकंठ हुआ। ठीक है, तो मरांग गोडा नीलकंठ हुआ ये उपन्यास है हिंदी का और किसके द्वारा लिखा गया है? महुआ मांझी के द्वारा जो है लिखा गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? लाल बाबू के नाम से किसको? राधा कृष्ण को जानते हैं। और ये हिंदी के उपन्यासकार बोलिए, नाटककार बोलिए, कहानीकार बोलिए, व्यंग्यकार बोलिए, कवि बोलिए, सभी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, इन्हीं को जो है प्रेमचंद्र का हिंदी साहित्य का दूसरा प्रेमचंद्र के नाम से भी ये
जाने जाते हैं। नेक्स्ट हो गया कि झारखंड में उज्ज्वला योजना किस वर्ष जो है लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में जो है उज्ज्वला योजना लागू किया गया है। और कहां पर? यूपी में लागू किया गया है और बलिया में। यूपी के बलिया में जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च, जो उस समय जो है पेट्रोलियम मंत्री थे। ठीक है। और झारखंड में भी क्या हो जाएगा? 2015 में हो जाएगा। झारखंड में जो है 2016 में भी जो है यहीं पर लॉन्च किया गया था। ठीक है। और किससे रिलेटेड था ये? एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड। एलपीजी कनेक्शन, कहीं कहीं इसको इंग्लिश में जो है प्रधानमंत्री लाइटनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस महिला नेत्री को गिरफ्तार किया गया था? ये जो करेक्ट आंसर होगा सरस्वती देवी, क्योंकि सरस्वती देवी का संबंध जो है असहयोग आंदोलन से भी है। उनको असहयोग आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था, प्लस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी हजारीबाग से इनको गिरफ्तार किया गया था। इनको जो जब फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया गया था तो इनको कहां पर? भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था। बट इनकी इनकी इतनी उपलब्धता थी कि वहां के विद्यार्थियों के द्वारा जो इनको छुड़ा लिया गया, लेकिन बाद में जो एक सभा को संबोधित करते हुए फिर से जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग से किसको? सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया था। इसी में जो है राम नारायण सिंह, जो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाने जाते हैं, इनको भी गिरफ्तार ऑलरेडी करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है। राम नारायण सिंह ये पेशे से क्या थे? वकील थे। और इनको जो है क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर केसरी। आपको कमेंट करना है इनका और एक उपनाम है छोटा नागपुर केसरी के अलावा भी और एक उपनाम है नाम राम नारायण सिंह का, आपको कमेंट करना है। और दूसरा जो भारत छोड़ो आंदोलन में इनके साथ हजारीबाग जेल में बंद थे, उनका नाम क्या था? सुखलाल सिंह। सुखलाल सिंह। ये दोनों जो हैं व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद थे। ठीक है। लेकिन महिला कौन थी? सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निंदी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो निंदी जलप्रपात जो है कहां पर है? ये लोहरदगा जिला में है। ठीक है। तो निंदी जलप्रपात लोहरदगा जिला में है। इसके अलावा कौन कौन सा है? एक है केकरांग, केकरांग वाटरफॉल, ये भी कहां पर है? लोहरदगा में है। इसके अलावा क्या हो गया? लावा पानी, ये भी जो है कहां पर? यही है, यहीं पर है लोहरदगा में। एक है घरघरिया। ठीक है। क्या है? घरघरिया, घर घरिया वाटरफॉल, ये भी कहाँ है? यहीं पर है। कोडरमा में कौन सा वाटरफॉल है? कोडरमा के सतगावा में है पेट्रो वाटरफॉल। पेट्रो वाटरफॉल, और ये कहाँ है? सतगावा में है। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखिए, फिर क्या हो गया? सिमडेगा हो गया। सिमडेगा में क्या हो गया? सुगा काटा हो गया। सुगा काटा। और सुगा काटा जो है ये कहां पर है? किस नदी पर सुगा काटा है? ये सुगा काटा जो है ये शंख नदी पर है। सुगा काटा वाटरफॉल जो है किस नदी पर है? शंख नदी पर है। यहाँ पर और एक कौन सा वाटरफॉल है? केला घाघ वाटरफॉल। केला घाघ वाटरफॉल है। और कहां पर है? छिंदा नदी में है। ठीक है। छिंदा नदी में है। ये हो गया। रामगढ़ में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। रामगढ़ में कौन कौन सा वाटरफॉल है? देखिए, रामगढ़ में एक तो आपका जहां पर छिन्नमस्तिका मंदिर है, कहां पर है? राजरप्पा। तो इसको राजरप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं। इसकी जस्ट हाइट जो है 4 मीटर है और दो नदी के संगम पर है।
कौन कौन सा? एक तो हो गया भेड़ा नदी, और जिसको भैरवी नदी भी बोला जाता है, और दामोदर नदी। ये जो है दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम पर है। ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है यहाँ पर, क्या? नीमी वाटरफॉल है। फिर क्या है? घुरघुरिया वाटरफॉल है। फिर यहाँ पर बानखेता भी है। बानखेता वाटरफॉल ये कहाँ पर है? बानखेता वाटरफॉल ये चुटुपुलु घाटी में। कहाँ पर? चुटुपुलु घाटी में। चुटुपुलु घाटी में जो है बानखेता वाटरफॉल है। फिर इंपॉर्टेंट एक वाटरफॉल कौन सा है? पलानी वाटरफॉल। ये इंपॉर्टेंट है, पलानी वाटरफॉल। और ये पतरातू डैम के नजदीक वाटरफॉल है। ठीक है, पतरातू डैम के निकट जो वाटरफॉल है, ये कौन सा वाटरफॉल है? पलानी वाटरफॉल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है ठाकुर एनी शाह ने कराया है। ठीक है, किसने कराया है? ठाकुर एनी शाह ने कराया है। अब जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये रांची में है। रांची के कहाँ पर? हटिया में है। रांची में हटिया के नजदीक है। ठीक है, और एरिया जो पड़ता है ये जगन्नाथपुर पड़ता है। और इस मंदिर का निर्माण जो कराया गया था ये 1691 में जो है किसके द्वारा? ठाकुर अनीनाथ शाह के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो एक बंशीधर मूर्ति भी है जो कि मराठाओं से प्राप्त मूर्ति है। इसके अलावा जो यहाँ पर कौन कौन सा भगवान का फोटो है? एक तो जगन्नाथ हो गए, जगन्नाथ जो कि विष्णु भगवान के अवतार है, जगन्नाथ हो गया। दूसरा क्या हो गया? बलराम हो गया, प्लस इनकी जो बहन हो गई सुभद्रा। तो जगन्नाथ हो गया, बलराम हो गया, और इनकी बहनें सुभद्रा का जो है यहाँ पर मूर्ति है। ठीक है, अब इसी से जो नजदीक है इसको क्या बोला जाता है? मासी बाड़ी। जगन्नाथ मंदिर से नजदीक क्या है? मासी बाड़ी। जो जगन्नाथ भगवान की मौसी है, इसी को जहाँ रहती थी इनको क्या बोलते हैं? मासी बाड़ी ये जगह है। यानी कि जहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल हो गया, और यहाँ पर एक एरिया है, क्या हो गया? मासी बाड़ी। और यहाँ पर जो है जो मासी हैं गुड़ीचा देवी, गुड़ीचा देवी। मासी बाड़ी का नाम क्या है? गुड़ीचा देवी। ठीक है, तो यहाँ पर मासी बाड़ी में जो है गुड़ीचा देवी की मूर्ति है। ठीक है, गुड़ीचा देवी की जो है यहाँ पर मूर्ति है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठाकुर अनीनाथ शाह। सियानाथ देव जो है ये क्या है? एक ब्राह्मण है। ठीक है, पुजारी है। सियानाथ देव जो है ये क्या है? पुजारी है। और इनका नाम जो है किससे रिलेटेड है? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर में जो पुजारी थे वो कौन थे? सियानाथ देव थे। पूरनमल जो है ये गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा हैं पूरनमल, जिन्होंने देवघर में भोलेनाथ का मंदिर का निर्माण कराया था, महाकाल का निर्माण कराया था वहां पर देवघर में। देवघर मंदिर का निर्माण पूरनमल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना जो है 2022 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है ये कितना 10th और 12th पास बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए जो है लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे थी। लोन, और ये कितना हो गया? लोन कितना? 15 लाख। ठीक है, और लोन चुकाने का जो मैक्सिमम टाइम था वो कितना था? लोन चुकाने के लिए जो मैक्सिमम समय दिया गया था ये कितना था? 15 वर्ष था। इसमें जो है कोई भी गारंटी नहीं चाहिए था, और इसकी बच्चों के द्वारा कोई भी गारंटी इसमें नहीं चाहिए। इसकी गारंटी जो है झारखंड सरकार की लेगी। इसमें जो है इसके अलावा कोई भी बैंक प्रोसेसिंग का चार्ज नहीं लगता, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगता। ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना लगता? 4%, जो कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें
4% दिया जाता है। तो कब लॉन्च किया गया है? 2022 को। 2022 को भी कब? 28 दिसंबर। ये क्या हो गया? 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड के किस जिले में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट यूनिट का वाणिज्यिक परिसंचालन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? गोड्डा। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के द्वारा जो है अल, अल्ट्रा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के रूप में, क्या नाम है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और इसकी जो है प्रथम इकाई जो है गोड्डा में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट यूनिट कहाँ पर? ये गोड्डा में स्टार्ट किया गया था, और इसी यूनिट से जो है बांग्लादेश को भी बिजली सप्लाई किया जाएगा। ऑलरेडी जो है बांग्लादेश को भी बिजली सप्लाई किया जाता है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।